गुड इवनिंग बच्चों। हम लोग क्लास नाइन्थ की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और क्लास नाइन्थ की हिस्ट्री का सेक्शन 2 फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनियलिज्म। बच्चों इसके 4 पार्ट्स, छोटे छोटे 4 पार्ट्स में मैंने वीडियो आपको दिए हैं। ये 5th पार्ट मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ बच्चों। आपकी स्क्रीन पे जो हेडिंग है 1.3 प्लांटेशन, ठीक है बच्चों। इसको हम लोग लाइन बाय लाइन, पिछली बातों को बताना मैं ज़रूरी नहीं समझ रहा का, इसमें टाइम बर्बाद होता है। आप मेरे पिछले वीडियोस देखते जरा, शुरू से वीडियो फॉलो करते रहेंगे तो आपको हर चीज़ आराम से समझ में आती रहेगी बच्चों, ठीक है। चलते हैं, वक्त बर्बाद नहीं करते और काम की बात करते हैं। 1.3 प्लांटेशंस। Large areas of natural forest were also cleared to make way for tea, coffee and rubber plantations to meet Europe's growing need for these commodities. प्राकृतिक वनों को बहुत बड़े पैमाने पर साफ किया जा रहा था। एक बहुत बड़े जंगली इलाके को काटा जा रहा था। तो उसकी एक वजह और थी। अभी तक हमने पहले जो वजह पढ़ी पिछले वीडियोस में, जो हम लोगों ने समझा कि जो कॉलोनियल पावर्स थी, जो औपनिवेशिक शक्तियां थी, उन्होंने अपने गुलाम देशों में जो डिफॉरेस्टेशन किया, जो पेड़ों को काटा, उसकी एक वजह थी रेलवे, है ना, रेलवे का विस्तार। और दूसरी मेन वजह थी एग्रीकल्चर फील्ड या कल्टीवेशन लैंड ज़्यादा से ज़्यादा क्या बोलते हैं उसको, एक्सटेंड करना, ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन को खेती लायक बनाना, जिससे कि 2 तरह का फ़ायदा होगा। एक तो इस तरह की फसल बोई जाएगी जो यूरोपीय देशों में कच्चे माल के तौर पे उपयोग होती है, और दूसरी बात, जितनी ज़्यादा किसान फसल बोएंगे, जितने बड़े पैमाने पर या जितनी बड़ी ज़मीन पर, उतना ही ज़्यादा उनको लगान भी देना पड़ेगा। तो दोहरा फ़ायदा था इन गुलाम बनाने वाले देशों को। लेकिन यहाँ पर जो हम पढ़ रहे हैं, तीसरी वजह कि जंगलों को काटा जा रहा था, ताकि जब जंगलों को काट दिया जाए, ज़मीन साफ़ हो जाए, तो वहाँ पर बागाती कृषि यानी प्लांटेशन एग्रीकल्चर, जैसे चाय का बागान, कॉफ़ी का बागान, रबर के पेड़ों का बागान लगाया जाए, क्योंकि इन चीज़ों की डिमांड यूरोप के बाज़ारों में थी। यूरोप में चाय और कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पसंद की जाती थी और की जाती है आज भी, है ना। क्योंकि बच्चों ये ठंडे देश हैं, यानी वर्ष में लगभग 9 से 10 महीने यहाँ इन इलाकों में, यूरोप के इलाकों में ठंड पड़ती है। इसलिए वो लोग गर्म पेय पदार्थ जैसे टी, कॉफ़ी वगैरह जो है का उपयोग ज़्यादा करते हैं। रबर तो जानते ही हो, रबर तो मल्टीपर्पज़ चीज़ होती है, बहुत सारी चीज़ों में काम आती है। तो इन सब को एक कच्चे माल के तौर पे यूरोप के देश देखते थे, और चाय और कॉफ़ी के पौधों के लिए जो क्लाइमेट चाहिए, जो जलवायु चाहिए, वो भारत और अफ्रीका के कुछ देशों में काफ़ी अच्छे मतलब अनुकूल, जिसको कि बोलते हैं जलवायु और क्लाइमेट, है ना, सूटेबल क्लाइमेट मिलता था। तो इसलिए भी जंगलों को काटा जाने लगा कि जंगलों को काट करके उन इलाकों में चाय, कॉफ़ी वगैरह के पौधे लगाए जाएंगे बड़े पैमाने पर। द कॉलोनियल गवर्नमेंट टुक ओवर द फॉरेस्ट एंड गेव वास्ट एरियाज टू यूरोपियन प्लांटर्स एट चीप रेट्स। और इस कॉलोनियल गवर्नमेंट यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बड़े बड़े जंगली इलाकों को अपने कब्जे में लिया, और इन बड़े बड़े इलाकों को यूरोप के जो बड़े बड़े पूंजीपति थे, उनको लीज पर दे दिया, है ना, ज़मीनों को, कि आप यहाँ जंगलों को काटो
जंगलों को काट करके इन पर प्लांटेशन एग्रीकल्चर करो, यानी चाय कॉफ़ी के बागान लगाओ, रबर टी के बागान लगाओ। These areas were enclosed and cleared of forest and planted with tea और कॉफ़ी। इन एरियाज़ को enclosed यानी घेराबंदी कर ली गई, बाड़ लगा दी गई इन एरिया चारों तरफ। जंगलों को काट लिया गया, जंगलों को काटने के बाद इनमें चाय और कॉफ़ी के पौधे लगा दिए गए। अब आते हैं बच्चों हेडिंग नंबर 2, द राइज ऑफ कॉमर्शियल फॉरेस्ट्री। कॉमर्शियल फॉरेस्ट्री का मतलब ये होता है, फॉरेस्ट्री का मतलब तो होता है वानिकी, हिंदी में बोलते हैं वानिकी, यानी वन से संबंधित, जंगल से संबंधित। कॉमर्शियल का मतलब होता है व्यापारिक, यानी व्यापारिक, अगर दोनों को मिला दें तो हिंदी में कहेंगे व्यापारिक वानिकी, यानी वो उस तरह के जंगल या पेड़ लगाए जाएं जो व्यापारिक उपयोग के लिए हो सकें। तो किस तरह से भारत में जंगलों का जो रूप था वो बदला गया ताकि व्यापार में लाभ मिल सके, जंगलों का लाभ सीधे तौर पे व्यापार में मिल सके। इस तरह की जो एक सोच थी या व्यवस्था थी उसका विकास होने लगा, है ना। अब हम लोग लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं बच्चों कि ये कॉमर्शियल फॉरेस्ट्री क्या थी, कैसे थी, है ना, इसका उदय, इसका विकास तेजी से कैसे हुआ। In the previous section we have seen that the British needed forest in order to build ships and railways. The British were worried that the use of forest by local people and the reckless felling of trees by traders would destroy forest. So they decided to invite a German expert, Dietrich Brandis, for advice and made him the first Inspector General of Forest in India. पिछले सेक्शंस में हमने देखा, पिछले जो हेडिंग्स थे उसमें हमने देखा कि किस तरह से अंग्रेज़ों को जंगलों की आवश्यकता पड़ रही थी दो कामों के लिए, एक तो जहाज निर्माण, पानी के जहाज का निर्माण, और रेलवे ट्रैक बिछाने के लिए। लेकिन अब जो ये ब्रिटिश हैं, जब इन्होंने देखा कि एकदम अंधाधुंध बुरी तरह से जंगलों को काटा जा रहा है लकड़ी के लिए, तो वो चिंतित हो गए कि यार अगर ये जंगल काट दिए जाएंगे तो इनसे काफ़ी नुकसान होगा। बंद कर, है ना, कि लोकल पीपल, जो स्थानीय लोग हैं, वो भी जंगलों को काट रहे हैं और व्यापारी भी जंगलों को काट रहे हैं। तो इसलिए अंग्रेजी सरकार ने ये निश्चय किया कि एक किसी विशेषज्ञ व्यक्ति को, जो बॉटनिकल एक्सपर्ट को बुलाया जाए और भारत के वनों का, जंगलों का सर्वे करे और एक योजना बनाए, एक नीति बनाए, जंगलों से संबंधित नीति बनाए कि किस तरह के जंगल होने चाहिए, क्या व्यवस्था होनी चाहिए, जंगलों को काटा जाना चाहिए कि नहीं काटा जाना चाहिए, यदि जंगलों को काटा गया है तो उस स्थान पर क्या करना चाहिए, ऐसा कौन सा उपाय है जो फ़ायदेमंद साबित होगा। इन सारी बातों को ध्यान में रखकर अंग्रेज़ों ने एक जर्मन एक्सपर्ट, जिनका नाम था डाइट्रिच ब्रैंडिस, उनकी सलाह लेने की सोची और उनको भारत बुलाया, इनवाइट किया और उनको भारत का पहला इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट बनाया गया। इंस्पेक्टर जनरल यानी महानिरीक्षक, आईजी जिसको कि बोलते हैं, है ना, फॉरेस्ट आईजी।
Brandis realized that a proper system had to be introduced to manage the forest and people had to be trained in the science of conservation. ब्रेंडिस ने यह महसूस किया कि जंगलों का प्रबंध एक उचित व्यवस्था के अंतर्गत होना चाहिए, एक उचित व्यवस्था लागू होनी चाहिए जंगलों का प्रबंध करने में, और लोगों को इसके लिए प्रशिक्षण देना पड़ेगा या देना चाहिए या देने की आवश्यकता है। लोगों को प्रशिक्षण कि किस तरह से संरक्षण का विज्ञान काम करता है, किसी भी चीज़ को संरक्षित रखा जाए उसके पीछे जो विज्ञान है उसका लोगों को प्रशिक्षण देना चाहिए पड़ेगा या देना चाहिए, ठीक ना। दिस सिस्टम वुड नीड लीगल सैंक्शन। रूल्स अबाउट द यूज ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज हैड टू बी फ्रेम्ड। अब क्या था, ब्रेंडिस ने तो जो भी उन्होंने एनालाइज किया, जो विश्लेषण किया, तो उन्होंने अपनी रिकमेंडेशंस यानी अपनी अनुशंसा जो भी है कि भाई मैंने ऐसे सर्वे किया, ये पाया, तो ये सारी चीज़ें उन्होंने अंग्रेज अधिकारियों को दे दी कि भैया मैंने ऐसे ऐसे पाया, भाई इस तरह से व्यवस्था होनी चाहिए जंगलों की, लोगों को प्रशिक्षण भी देना पड़ेगा, ऐसे वैसे जो भी है। तो अंग्रेजों ने जब देखा तो दिस सिस्टम वुड नीड लीगल सैंक्शन, कि अगर हमको जंगलों से रिलेटेड अगर कुछ काम करना है, कुछ नया सिस्टम डेवलप करना है या उसको एक प्रॉपर अरेंजमेंट में लाना है, प्रबंध करना है जंगलों का, तो कुछ लीगल एस्पेक्ट होना चाहिए, यानी कुछ कानूनी जो उसका एक क्या बोलते हैं प्रारूप होना चाहिए, यानी कुछ कानून रूल्स वगैरह भी होने चाहिए। भाई कानून रहेंगे तो लोग उसका पालन करेंगे ही करेंगे। अगर आप लोगों की इच्छा पर छोड़ दोगे कि भाई आपको ऐसा करना चाहिए, आपकी मर्जी करो या न करो, तो भाई जो आम लोग होते हैं वो अपनी सुविधा के अनुसार हर चीज़ को देखते हैं, चाहे उससे आपका फ़ायदा हो चाहे नुकसान। लेकिन अगर आप नियम बना देंगे, एक रूल बना देंगे, एक कानून बना देंगे कि नहीं आपको ऐसा करना ही पड़ेगा, तो फिर आम जनता बाध्य हो जाती है उस चीज़ को करने के लिए। तो इसके लिए एक लीगल सैंक्शन चाहिए था, एक वैधानिक जो अनुशंसा है, वैधानिक अनुमति है, ये चाहिए थी। तो रूल्स अबाउट द यूज़ ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज हैड टू बी फ्रेम्ड। तो जंगलों से जो संसाधन मिल रहा था उसके बारे में कुछ नियमों को बनाया गया। Felling of trees and grazing had to be restricted so that forest could be preserved for timber production. अब क्या हुआ, अंग्रेजों ने कानून बना दिया कि पेड़ों को नहीं काटना है, जंगलों में ग्रेजिंग यानी जानवरों को नहीं चराना है, एकदम रेस्ट्रिक्ट यानी प्रतिबंधित है, आप न तो पेड़ काटेंगे न जंगलों में अपने पशुओं को चराएंगे। क्यों? सो दैट फॉरेस्ट कुड बी प्रिजर्व, ताकि जंगलों को सुरक्षित किया जा सके, और जो टिम्बर प्रोडक्शन है यानी जो इमारती लकड़ी जो व्यापार के लिए काम आती है, विभिन्न कामों में प्रयोग होती है, उसको बचाया जा सके, उसको सुरक्षित किया जा सके। एनीबडी हु कट ट्रीज विदाउट फॉलोइंग द सिस्टम हैड टू बी पनिश्ड, और कोई भी जो बिना अनुमति के, है ना, बिना नियम कानून को पालन किए अगर पेड़ों को काटता है तो उसको सजा मिलनी चाहिए और मिलती थी, ठीक है। सो ब्रेंडिस सेट अप द इंडियन फॉरेस्ट सर्विस इन 1864 एंड हेल्प फॉर्मुलेट द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1865। तो ब्रेंडिस भाई अंग्रेज अधिकारियों ने ब्रेंडिस को सपोर्ट किया, ठीक है, तो कि भैया आप अपने अनुसार सारे रूल्स वगैरह बनाइए, फ्रेम करिए। तो पहली बार इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, भारतीय वन सेवा की स्थापना की गई 1864 में, और ठीक है, और इसको फॉर्मुलेट करने के लिए, इसको कानूनी रूप पहनाने के लिए पहली बार भारत में जंगलों से रिलेटेड कानून बना, जिसको बोलते हैं इंडियन फॉरेस्ट एक्ट। 1865 में ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाया। द इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट वॉज सेटअप एट देहरादून इन 1906, और 1906 में देहरादून में एक इंस्टीट्यूट, एक रिसर्च इंस्टीट्यूट की भी स्थापना की गई, एक
खोज संस्था, है ना, प्रयोग संस्था जिसका नाम था इम्पीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसकी स्थापना देहरादून में की गई 1906। ये खास तौर से वानिकी यानी फॉरेस्ट्री के लिए बनाया गया ये इंस्टीट्यूट। द सिस्टम दे टॉट हेयर वॉज कॉल्ड साइंटिफिक फॉरेस्ट्री। और उस समय अंग्रेजी सरकार ने इसको जो नाम दिया, इसको एक टर्मिनोलॉजी दी, क्या, साइंटिफिक फॉरेस्ट्री यानी वैज्ञानिक वानिकी, यानी वानिकी यानी फॉरेस्ट विज्ञान के तौर तरीकों से। मैनी पीपल नाउ इंक्लूडिंग इकोलॉजिस्ट फील दैट दिस सिस्टम इज नॉट साइंटिफिक एट ऑल। लेकिन जो उस समय अंग्रेजी सरकार ने जिसको साइंटिफिक फॉरेस्ट्री का नाम दिया था, आज की डेट में बहुत सारे जो पर्यावरणविद हैं, साइंटिस्ट हैं, है ना, जो एक्सपर्ट हैं, वो ये महसूस करते हैं कि ये सिस्टम, ये साइंटिफिक फॉरेस्ट्री लिखा तो है लेकिन ये बिल्कुल भी साइंटिफिक नहीं है। आज की डेट में ये बिल्कुल भी साइंटिफिक नहीं है। तो बच्चों ऐसा क्यों है? क्यों ये साइंटिफिक फॉरेस्ट्री जो उस समय अंग्रेजी सरकार ने कहा, आज के एक्सपर्ट उसको साइंटिफिक फॉरेस्ट्री क्यों नहीं मानते, इसको हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे बच्चों। ठीक है, आज का वीडियो यहीं तक। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो बच्चों, कमेंट सेक्शन में जाइए और मुझे बताइए, उसके अनुसार मैं अपना नेक्स्ट वीडियो फिक्स करूँगा। और लाइक करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचे, बच्चे इसको पढ़ें जो नहीं पढ़ पा रहे हैं सही से। ठीक है, ओके बच्चों, गुड नाइट।